आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसके कर्व को देखेंगे, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे फेजर डायग्राम की बोथ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट के केस में, एंड देन फाइनली दो मशीन को कंपेयर करेंगे और देखेंगे इन दोनों मशीन यानी कि ओसीसी और एससीसी को अगर हम कंपेयर करते हैं दो अलग अलग मशीन के, तो कैसे पिक्चर के अंदर शॉर्ट सर्किट रेशियो एससीआर पिक्चर में कैसे आता है। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। मेरा नाम प्रांजल है और आज डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट कर्व के बारे में। ये 15-20 मिनट का लेक्चर सारी चीज़ें क्लियर कर देगा इन दोनों कर्व के बारे में। तो अगर हम लोग बात करते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व की, तो जनरली होता क्या है कि अगर हम अपने सिंक्रोनस अल्टरनेटर को ले आए मार्केट से खरीद के और उस पर 3 फेज कनेक्शन इस तरीके से कर दें, देन अगर हम लोग यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं ना, डायग्राम को इजी बनाने के लिए मैंने फील्ड करंट इस तरीके से दिखा दिया है। बेसिकली जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो रोटर पे की जाती है, हम सब लोग जानते हैं। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा, अगर आपने पुरानी सीरीज देख रखी होगी तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी ना। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, सबसे पहली कंडीशन अगर तुम्हें ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक करनी है, बनानी है, तो पहली बात तो टर्मिनल ओपन होने चाहिए जैसा कि नाम सजेस्ट करता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि कांस्टेंट रेट पे मोटर चलनी चाहिए ना। ये दोनों कंडीशन के ऊपर डायरेक्टली कई बार एमसीक्यू आ जाते हैं कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व की। तो एक तो कांस्टेंट स्पीड से अल्टरनेटर रोटेट हो, ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कांस्टेंट स्पीड होगी। आप सब जानते होंगे कांस्टेंट स्पीड होगी एनएस, ये हम लोग को क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही है वो है एनएस। एनएस इक्वल टू होता है 120 F/P, यानी क्योंकि सिंक्रोनस हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन की, तो ये सिंक्रोनस वर्ड जो है ये आया ही यहाँ से, यानी कि ऐसी मशीन जो कि कांस्टेंट एक सिंक्रोनस स्पीड पे घूमे। तो सिंक्रोनस स्पीड मतलब रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड की जो सिंक्रोनस स्पीड होती है एनएस, उसके ऊपर घूमे, तो इसीलिए कांस्टेंट स्पीड हो गई यहाँ पे। देन अब बनाएंगे कैसे इसे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो फील्ड करंट हम दे रहे हैं इसको हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे करके, और साथ ही साथ क्या करेंगे, एक वोल्टेज को नोट करते चले जाएंगे, वोल्टेज जो इंड्यूस्ड होगा हमारे इन ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस। ठीक है, ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है ना। ये वोल्ट मीटर जो हमने क्या करा है, दो फेज के बीच में कनेक्ट करा है, तो यहाँ से यानी कि इस वोल्ट मीटर से हमें मिलेगा यहाँ पे फेज वोल्टेज। ये वोल्ट मीटर मुझे देगा लाइन वोल्टेज हमें मिलेगा क्योंकि हमने दो लाइन के बीच में कनेक्ट करा है। देन इस लाइन वोल्टेज को हम क्या करेंगे, फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। ये कैसे करेंगे, VL को डिवाइड करके √3 से, और यहाँ से हमें मिल जाएगा अपना फेज वोल्टेज। तो हमें क्या करना है, हम लोग धीरे धीरे यानी कि जब हम OCC कर्व बनाएंगे तो फील्ड करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिल रहा है उसको प्लॉट करते चले जाएंगे। तो जब इन दोनों को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा OCC कर्व। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, कंडीशंस क्या होंगी और कैसे ड्रॉ होगा ना, आप ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम OCC कर्व की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का, हम अगर इसकी जो वाई एक्सिस पे इस पे मार्क कर देते हैं V फेस, ठीक है, यानी कि फेज वोल्टेज हो गया, और एक्स एक्सिस जो होती है इस पे MMF मार्क कर लेते हैं या फिर फील्ड करंट कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि फील्ड करंट से ही MMF आता है, ये हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि MMF जो होता है इक्वल टू N/I होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे लगभग कांस्टेंट होते हैं, तो MMF लिख लो, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इस फील्ड करंट को, तो इसको IF की तरह मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे कर्व बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का कर्व मुझे देखने को मिलेगा। दिस इज योर OCC कर्व, यानी कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे ना। ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटाइजेशन या कह सकते हो सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि भैया जो तुम आयरन ले रहे हो अल्टरनेटर का, जो आयरन सर्किट है यानी कि स्टेटर हो गया, रोटर हो गया, वो सब के सब फेरोमैग्नेटिक कोर से बने हुए हैं और वो सब के सब प्रैक्टिकल फेरोमैग्नेटिक, और प्रैक्टिकल फेरोमैग्नेटिक में सैचुरेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करते एक ऐसा पर्टिकुलर फील्ड करंट IF0 जिस पे मुझे क्या मिले, यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज, मैक्सिमम जनरेटेड वोल्टेज मिलने लग जाएगा, इसी को हम नाम दे देंगे EG। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ये जो EG है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, VOC भी कुछ बुक्स में लिखा होता है, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज। तो वो वोल्टेज जिस पे मुझे रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात, ये वो फील्ड करंट है जिसपे हमें क्या मिलेगा, रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी कि ओपन सर्किट यानी कि वो मैक्सिमम वोल्टेज जो पॉसिबल होगा। ठीक है, जब उसके बाद क्योंकि मशीन सैचुरेट हो जाएगी तो यहाँ पे वो मैक्सिमम वोल्टेज जो हमें मिल जाएगा, ठीक है, जिसके बाद मशीन सैचुरेट होना स्टार्ट होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड VIF0। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ओपन सर्किट यानी कि VOC हमें जिस पे मिलेगा रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज, वो फील्ड करंट होगा IF0। देखो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखो मैं यहाँ जो बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको ये बेसिकली मैं प्लॉट सेट कर रहा हूँ जिससे हम लोग आगे चल के शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, पोर्टियर ट्राइंगल और
वोल्टेज रेगुलेशन के डिफरेंट मेथड की स्टडी करेंगे। तो इसीलिए ओसीसी कर्व और एससीसी कर्व को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की मदद से सारी की सारा आगे काम होने वाला है। तो एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। तो यहाँ पे फील्ड करंट क्लियर हो गया होगा, तो आई एफ नॉट हो गया। देन यहाँ पे हमें जो मिलेगा रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो ईजी मिलेगा यहाँ पे, अगर इस कर्व को ध्यान से देखोगे तो ये कर्व क्या है, इतना पोर्शन तो इसका लीनियर है। ठीक है, शुरुआत में लीनियर कर्व होगा, जैसे कि हमने बीएच कर्व के अंदर स्टडी करा था। नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, मटेरियल के अंदर सीरीज में आपको मिल जाएगा बीएच कर्व। 3-4 लेक्चर बनाए, बहुत काम के हैं। ठीक है, तो लीनियर होगा शुरुआत में। देन उसके बाद क्या होगा, ये कर्व जो होगा वो नॉन लीनियर हो जाता है। ठीक है, तो शुरुआत में अगर हम इसको बनाएंगे तो शुरुआत में लीनियर बनेगा। मतलब लीनियर का क्या मतलब हुआ कि जिस रेट से आई एफ बढ़ेगा, आई एफ नॉट फील्ड करंट, उसी रेट से वोल्टेज भी इंड्यूस होना शुरू तेजी से बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आने वाले समय में, यानी जब नॉन लीनियर रीजन में आते हो यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, जब आई एफ नॉट तुम ज़्यादा बढ़ाओगे और वोल्टेज क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। समझ में आ रही बात है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नॉन लीनियरिटी। तो ये हमारे साथ में पिक्चर में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर हमारा जो सिस्टम होता, यानी कि जो अगर आयरन कोर ले रहे हो वो प्योर होती, प्योरली आइडियल होती, यानी कि उसके अंदर सेचुरेशन जैसा कुछ भी नहीं होता। यानी कि अगर हम एक ऐसा आयरन लेके आ जाए मार्केट में, हमारा जो स्टेट अल्टरनेटर है उसके अंदर जो आयरन कोर यूज़ कर रहे हैं स्टेटर रोटर में, वो ऐसी अगर लेके आ जाओ जो कि कभी सेचुरेट ही ना हो, तो ऐसे केस में जो तुम्हारा कर्व है, यानी कि ये ओसीसी कर्व, वो बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट जाएगा इसको हम कहते हैं एयर गैप लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, तो जिस डायरेक्शन में लीनियर कर्व जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में आगे कर्व चलता चला जाएगा, अगर आपका एक आइडियल फेरोमैग्नेटिक कोर है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करते हैं नॉन लीनियर कर्व, तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रैक्टिकल आयरन कोर को, और वहीं पे अगर हम बात करते हैं एयर गैप लाइन वाले कर्व की, तो ये रिप्रेजेंट करता है आइडियल आयरन कोर को, यानी कि ऐसा आयरन कोर जो कभी सैचुरेट ही ना हो। तो अगर हम ऐसा कोर लाते तो हमारा कर्व एकदम स्ट्रेट आता, जैसा कि यहाँ पे एयर गैप लाइन बताई ना। एयर गैप लाइन को अभी मैं आगे एक सेपरेट लेक्चर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर मैंने तैयार करा है, अभी इसी सीरीज का पार्ट है कि एयर गैप का क्या इफेक्ट होगा अल्टरनेटर के ऑपरेशन पे। तो वहाँ पे एयर गैप लाइन को बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे फुर्सत में। ठीक है, उसको सेपरेट बात करेंगे। तो यहाँ पे एयर गैप लाइन जो है, यहाँ पे दिस वन रिप्रेजेंट आइडियल आयरन कोर, यानी कि ऐसा कोर जिसमें सैचुरेशन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अगर हम बात करते हैं ईजी की, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज जो कि हम जनरेट कर सकते हैं ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक में, तो लगभग ये 125% होता है रेटेड वोल्टेज के। रेटेड वोल्टेज मतलब यानी कि जब हम लोग ने जब इसके ऊपर लोड लगा देते हैं तो हमें टर्मिनल वोल्टेज जो रेटेड वोल्टेज वीटी मिलता है ना, जब लोड लगा होता है, यानी कि रेटेड वोल्टेज ऑन लोड जो रेटेड वोल्टेज होता है वीटी, तो ये वीटी से 125% ज़्यादा, यानी फॉर एग्जाम्पल वीटी जो है वो 100% पे है रेटेड वोल्टेज, तो ये क्या है 125%, यानी कि 25% ज़्यादा वोल्टेज हम लोग ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक में जनरेट कर पाते हैं। तो ओसीसी के अंदर जो हमें रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज मिलेगा वीओसी, या कह लो ईजी, दिस वन इज इक्वल टू वीओसी, तो ये कितना होता है, ये 125% होता है रेटेड वोल्टेज का। ठीक है, तो 1.25 टाइम्स। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कोई लोड नहीं लगाया है, तो ये जो वीटी होता है, यानी कि रेटेड टर्मिनल वोल्टेज जो अल्टरनेटर पड़ा होता है, यानी कि वो वोल्टेज जब तुम रेटेड लोड लगाओगे तो रेटेड वोल्टेज तुम्हें मिलेगा टर्मिनल पे, जब लोड लगा होगा वो वीटी होता है। लेकिन क्योंकि अभी कोई लोड ही नहीं लगा है, क्योंकि ये टेस्ट हम लोग नो लोड पे कर रहे हैं, तो ऐसे केस में वीओसी इक्वल टू हो जाता है वीटी के। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यानी कि क्योंकि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसमें ये कुछ भी पिक्चर के अंदर नहीं रहेगा, केवल और केवल हमारे पास ये सिस्टम में मौजूद रहेगा। सो ईजी यानी कि वो वोल्टेज जो जनरेट होगा वो इक्वल होगा रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज के, एंड दिस वन इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, नाउ अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक की। तो नाउ यहाँ पर अब तक ओपन सर्किट की काम पूरा हो गया, ओपन सर्किट पूरी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई होगी ना। शॉर्ट सर्किट में क्या करना है, सेम अल्टरनेटर खरीद के लाना है। अब की हम लोग क्या करेंगे, इसे शॉर्ट कर देंगे और फील्ड करंट देंगे इस तरीके से। तो शॉर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम मीटर की मदद से इसे शॉर्ट करेंगे। आप सब जानते हैं कि एम मीटर क्या होता है, बेसिकली एम मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो लगभग नेग्लिजिबल ही होता है, जीरो के क्लोज होता है, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम हम लोग रेजिस्टेंस लेते हैं। तो इसीलिए वो एक अच्छा शॉर्ट सर्किट में काम करेगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर वोल्ट मीटर यहाँ लगा देते तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मेजरमेंट के सब्जेक्ट की बात है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्लोज टू इन्फिनिटी होता है आइडियल अगर वोल्ट मीटर है, या फिर बहुत हाई होता है। तो इसलिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कभी भी हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। एम मीटर जो होता है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्लोज टू जीरो होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इससे शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे और मशीन को ऑन कर देंगे।
तो अब क्या है भाई, कंडीशन समझ लो भाई, जैसे ही हम लोग फील्ड करंट को इंक्रीज करेंगे तो फील्ड करंट हम इस तरीके से इंक्रीज करेंगे जीरो से, जब तक कि हमें शॉर्ट सर्किट करंट हमारा जो इसके अंदर इंक्रीज होगा वो सेफ वैल्यू तक ना हो जाए। देखो होगा क्या, जैसे तुमने इसको शॉर्ट कर दिया, अब शॉर्ट करने पे तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है अगर हम रेटेड वोल्टेज दे देंगे, तो इसमें रेटेड वोल्टेज नहीं देंगे भाई। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फील्ड करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करेंगे। अब जैसे ही तुम फील्ड करंट को इंक्रीज करना शुरू करोगे तो यहाँ पे इंड्यूस्ड यानी कि जो 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग है ये वाली, एक मिनट बता देता हूँ, होगा क्या कि जैसे ही तुम फील्ड करंट को इंक्रीज करना शुरू करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे नॉर्थ साउथ आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही नॉर्थ साउथ आएंगे और ये घूम रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज आ जाएगा ईजी। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये वोल्टेज बहुत स्मॉल होगा क्योंकि तुमने फील्ड करंट बहुत स्मॉल दिया तो इसकी वजह से, और ये शॉर्ट है तो बहुत हैवी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसको हम कह देते हैं ISC यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट, जो इसके अंदर फ्लो होना शुरू होगा। अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए फील्ड करंट को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और उसके रेस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे ISC को कि भाई शॉर्ट सर्किट करंट कैसे कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, ये कब तक करेंगे, ये तब तक करेंगे जब तक हम सेफ वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते। सेफ वैल्यू मतलब, सेफ वैल्यू का मतलब समझ लो, सेफ वैल्यू का मतलब होता है 125 से 150% ऑफ रेटेड करंट। यानी कि अगर कोई तुम्हारा अल्टरनेटर जो है वो 10 एम्पेयर तक की करंट रेटेड करंट है उसकी, तो 125 मतलब यहाँ पे 25 और 2.5 और जोड़ लो, यानी कि 12.5 एम्पेयर तक हम रेटेड करंट बढ़ाएंगे, मतलब करंट को बढ़ाएंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, और फिर रोक देंगे कि नहीं भाई अब वाइंडिंग जल सकती है। समझ में आ रही बात है। सो दिस इज योर सेफ वैल्यू। ठीक है, तो अब अगर हम कर्व को ड्रॉ करें, यानी कि हमने क्या करा है, एक एक्सेस आ जाएगी आर्मेचर करंट की, या जैसे कि हम शॉर्ट सर्किट करंट कहेंगे, और दूसरी एक्सेस आ जाएगी फील्ड करंट की। अब धीरे धीरे फील्ड करंट बढ़ाओगे तो आर्मेचर करंट बढ़ना शुरू होगी क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, तो ये हमें कुछ इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेगा। ठीक है, अब वो फील्ड करंट, वो पर्टिकुलर फील्ड करंट जिस पे मुझे रेटेड आर्मेचर करंट यानी कि रेटेड करंट हमें मिलेगी आर्मेचर के अंदर जो फ्लो करती है जनरली। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे कि बात करें तो अगर इस अल्टरनेटर के अंदर अगर लोड फुल लोड लगा होता, अगर फुल लोड लगा होता तो रेटेड करंट जो होती वो कितनी होती, 10 एम्पेयर होती। तो ये जो 10 एम्पेयर है इसको ही हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे रेटेड करंट। तो वो फील्ड करंट जिसपे मुझे इस रेटेड आर्मेचर करंट मिलेगी उसको हम कह देंगे IFSC। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मैंने पीछे OCC कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताया था तो वहां पे हमने बताया था IFOC। ठीक है, और ये है IFSC। ये सारी चीजें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब एक सम ध्यान से लेके चलनी है और इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व तैयार, बिल्कुल अच्छे से नया नवेला शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने है। ना अब बात आती है फीचर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर इस कर्व को बड़े ध्यान से देखो तो दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग तुम देख सकते हो। पहली बात तो ये कर्व लीनियर है, बिल्कुल लीनियर कर्व बन रहा है, कहीं भी इसमें सैचुरेशन नाम की चीज़ नहीं है, जबकि तुमने प्रैक्टिकल आयरन यूज़ करी है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हम लोग आयरन स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं यानी कि आयरन की जो कोर यूज़ कर रहे हैं अल्टरनेटर की, वो क्या है, वो एकदम प्रैक्टिकल है, कोई उसमें आइडियल पंक्ति नहीं है। ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल ले रहे हैं, तो फिर भी ये कर्व लीनियर आ रहा है, जबकि तुम्हारा OCC कर्व तुम्हारा बेंड हो जा रहा था। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो हमने शॉर्ट कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे। हमने अल्टरनेटर को क्या करा है भैया, हमने अल्टरनेटर को शॉर्ट कर दिया है एमीटर से, लेकिन फिर भी देखो फील्ड करंट तुम्हारा शॉर्ट करने का मतलब तो ये हो गया कि जरा सा दोगे तो मैक्सिमम फील्ड करंट, मैक्सिमम आर्मेचर करंट फ्लो होनी चाहिए थी, पर देखो यहाँ पे इतना सारा फील्ड करंट देना पड़ रहा है तब जाके हमें रेटेड आर्मेचर करंट मिल रहा है। समझ में आ रही बात है। तो ये बड़ी ही एक अजीब गरीब चीज़ है। होना क्या चाहिए था, कर्व होना ये चाहिए था कि जरा सा फील्ड करंट देते और उससे इतना सारा आर्मेचर करंट मिलना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, हम इतना सारा फील्ड करंट दे रहे हैं तब जाके हमें रेटेड आर्मेचर करंट तक पहुंच रहे हैं, जबकि शॉर्ट सर्किट में क्या होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट में बहुत ही हाई एम्पेयर करंट फ्लो तुरंत ही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इनकी बात करेंगे आज अभी यहीं पर। ठीक है, तो लीनियर कर्व मिला, सबसे पहले इन दोनों का आंसर एक सा ही है, इन दोनों का जो आंसर है वो एक साथ जुड़ा हुआ है। तो लीनियर कर्व मिल रहा है। लीनियर कर्व का मतलब क्या हुआ कि कर्व के अंदर कोई सैचुरेशन नहीं हो रहा है, यानी कि अगर अल्टरनेटर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट करोगे तो कोर सैचुरेट नहीं होगी, यानी किसी भी कंडीशन में फ्लक्स डेंसिटी अपने मैक्सिमम लेवल पे नहीं पहुंच पाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सर्किट का स्टडी करना जरूरी है। यानी कि अगर हम अल्टरनेटर का सर्किट बनाएं तो भाई ये हमारी क्या होता है, अगर हम अल्टरनेटर बनाएं तो यहाँ पे हमारा ईजी जनरेट होगा। नाउ अल्टरनेटर का अगर सर्किट देखेंगे तो दिस वन रिप्रेजेंट आर्मेचर रिएक्शन को दिखाएगा, ये हो गया आर्मेचर रेजिस्टेंस, एंड दिस वन इज लीकेज। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग बेसिक ऑफ अल्टरनेटर पढ़ चुके हैं। एंड ठीक है, तो ये बता रहा है कि लीकेज कितना है। ठीक, अब अगर हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जैसा मैंने कर रखा है, हमने लोड की जगह क्या करा है, एक मोटे वायर से जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है उससे शॉर्ट कर दिया इसे। ठीक है, क्लियरली ना। अब होगा क्या, अगर इसको बड़े ध्यान से देखोगे तो हम सब लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है आर्मेचर का वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू द आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस और
लीकेज रिएक्टेंस यानी कि XAR और XL इन दोनों को अगर मिला के देखोगे तो ये बिल्कुल जीरो के बराबर है। तो इसीलिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। अगर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करोगे तो ऐसे केस में जो तुम्हारा सर्किट है अल्टरनेटर का शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वो प्योरली इंडक्टिव हो जाता है। मतलब भले ही तुमने कोई इंडक्टर नहीं लगाया है, ऐसा नहीं है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग ये जो मोटा वाला कंडक्टर लगा रहे हैं ये क्या है, ये इंडक्टर हो, ऐसा नहीं है, ये एक प्योर कंडक्टर है। दिस वन इज योर, अगर एग्जांपल अगर हम लोग थ्योरेटिकल जाएं तो दिस इज योर प्योर कंडक्टर। ये बिल्कुल जैसा ये कंडक्टर है वैसा ही ये कंडक्टर है, प्योर कंडक्टर है, बल्कि थिक है और अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। तो फिर प्योरली इंडक्टिव क्यों हो रहा है, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर यानी कि अल्टरनेटर की अगर बात करते हैं तो वहां पे XAR आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट एंड आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स और रिएक्टेंस कह लो और लीकेज रिएक्टेंस, ये सब के सब प्योरली मैग्नेटिक हैं, तो ये प्योरली इंडक्टर की तरह वर्क करेंगे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज और इंटरेस्टिंग चीज क्या निकल के आती है कि जब भी हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तो मशीन जो है अल्टरनेटर वो ऐसे बिहेव करेगी जैसे उस पर प्योरली इंडक्टिव लोड हमने सिस्टम के अंदर लगा दिया है। ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना। अब क्योंकि हमने प्योरली इंडक्टिव की तरह मशीन वर्क करेगी तो ऐसे केस में जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो क्या होगा, डीमैग्नेटाइजिंग होगा नेचर में। आप सब लोग जानते होंगे कि जो आर्मेचर रिएक्शन होता है अल्टरनेटर में वो हमारा क्रॉस होता है अगर हमने रेजिस्टेंस यूज करा है, ठीक है। अगर इंडक्टर यूज करोगे तो डीमैग्नेटाइजिंग होगा और अगर हम लोग कैपेसिटर यूज करेंगे तो मैग्नेटाइजिंग होगा। ये सारी चीज़ें हमने जब फेजर डायग्राम पढ़ा था एंड वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा था तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने बताई थी, जाके एक बार देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ गई कि मतलब बिना लोड लगाए अगर हम शॉर्ट करते हैं सिंपली तो एक अल्टरनेटर प्योर इंडक्टर की तरह वर्क करेगा और ऐसे में डीमैग्नेटाइजिंग नेचर। अब डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब क्या हुआ कि जो भी आर्मेचर का रिएक्शन का इफेक्ट होगा यानी कि जो आर्मेचर फ्लक्स होगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा फील्ड फ्लक्स को। तो आर्मेचर का फ्लक्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इससे जो रिजल्टेंट फ्लक्स, जो एयर गैप में जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, जो फाई एफ तुमने अप्लाई करा था माइनस फाई ए, यानी कि जो भी हम फील्ड फ्लक्स बना रहे थे इस आई एफ की मदद से, ठीक है, इस आई एफ की मदद से हम बना रहे थे भाई फाई एफ, ठीक है। और क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स आ गया, आर्मेचर फ्लक्स क्यों आया, बिकॉज आर्मेचर करंट फ्लो करेगा तो इसकी वजह से फ्लक्स बनेगा वो अपोज करेगा। तो ऐसे केस में डीमैग्नेटाइजेशन होने की वजह से कोर जो तुम्हारा कोर है उसके अंदर फ्लक्स डेंसिटी कभी भी अपने पीक पे पहुंच ही नहीं पाएगी। समझ में आ रही बात है। तो क्योंकि अपोजिशन हो रहा है तो जितना भी तुम फ्लक्स बनाओ अप्लाई करोगे उससे उतना या उससे थोड़ा सा कम फ्लक्स जो होगा अपोज करेगा, तो जो नेट फ्लक्स होगा वो हमेशा बहुत कम रह जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, किसी भी कंडीशन में तुम्हारा जो कोर है यानी कि अगर अल्टरनेटर की कोर की बात करें इस तरीके से आयरन कोर, तो ये कभी भी सैचुरेट हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स डेंसिटी कभी भी अपने पीक पर नहीं पहुंच पाएगी। सो दैट इज द रीजन। तो इसीलिए कर्व जो होता है वो कभी उसके अंदर सैचुरेशन नहीं आता है और लीनियर कर्व देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको समझ में आ गया होगा, स्टार मार्क कर लेना। ये बहुत रेयरली हम लोग इसको इतना डिटेल में पढ़ते हैं, इसीलिए मैं इस चैनल का होल पर्पस ही यही है कि हम लोग बहुत डीप में जाके कॉन्सेप्ट को सीख सकें। तो डेट इज द कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर हम लोग आर्मेचर रिएक्शन अगर पिक्चर के अंदर है इसकी वजह से क्या होता है, कभी भी कर्व सैचुरेट नहीं होता। नाउ दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि क्यों आखिर आईएफएससी जो है इतना ज्यादा आईएफएससी लगाना पड़ रहा है छोटे से आर्मेचर रेटेड करंट के लिए, तो उसका रीजन भी यही है। भाई देखो हमने क्या करा, इतना सारा फील्ड फ्लक्स लगाया लेकिन इतना सारा तो माइनस हो गया, यानी कि 10 लगाया और आर्मेचर रिएक्शन 6 हुआ तो हमारा नेट कितना रह गया, 4। तो जब 4 रह जाएगा तो वो आर्मेचर करंट भी तो कम ही बनेगी। जब नेट फील्ड कम लगा रहे हो तो आर्मेचर करंट भी कम बनेगी। तो इसी चक्कर में क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मान के चलते हैं रेटेड आर्मेचर करंट जो है वो मिलनी है जब फील्ड फ्लक्स जो होगा नेट फील्ड फ्लक्स वो तुम्हारा पहुंच जाएगा 10 के अप्रॉक्स। तो लगाया 10 था, आर्मेचर रिएक्शन कारण 4 रह गया। तो अब क्या होगा, जब तक तुम 16 लगाओगे, जब 16 लगाओगे 16, तब जाके कहीं क्या होगा, -6 कर लेते हैं अगर आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को कांस्टेंट मान लें, तब जाके कहीं हमें 10 एम्पेयर इसमें रेटेड करंट फ्लो मिलेगा। ठीक है, हालांकि ये भी बढ़ेगा जब हम लोग फील्ड फ्लक्स को बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो आर्मेचर करंट बढ़ने से ये भी बढ़ेगा, लेकिन एक जनरल कहानी के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात ये, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो हो क्या रहा है, क्योंकि तुम लगातार जो फील्ड फ्लक्स लगा रहे हो उसको अपोजिशन मिल रहा है तो वो उतना करंट जनरेट ही नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हमें इतनी दूर जाके इतना ज्यादा फील्ड करंट अप्लाई करके इतना थोड़ा सा रेटेड करंट हमारा शॉर्ट सर्किट होते हुए, सोच के देखो, शॉर्ट सर्किट होते हुए इतनी दूर पे जाके हमें इतना सा रेटेड आर्मेचर करंट मिला। सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए ना तो कभी सैचुरेशन आएगा इसमें और ज्यादा फील्ड करंट लगा के हमें रेटेड करंट मिलेगा। नाउ फेजर डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो ओपन सर्किट में तो फेजर डायग्राम बहुत सिंपल है। हमने क्या करा,
हमने एक फील्ड फ्लक्स लगाया फाई एफ, नाउ इस फाई एफ से 90 डिग्री लैग करता हुआ आ जाएगा आपका ई जनरेटेड। अब ई जनरेटेड आ गया, नाउ यहाँ पे क्योंकि ओपन सर्किट है तो ना तो आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट नहीं है तो आर्मेचर का रिएक्शन भी नहीं देखने को मिलेगा कोई भी। तो ऐसे केस में क्या होगा, ना आर्मेचर करंट है ना आर्मेचर रिएक्शन है, तो एक्सएआर भी कोई मतलब नहीं रह गया वोल्टेज ड्रॉप होने का, साथ ही साथ लीकेज का भी कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि जब करंट ही नहीं फ्लो कर रही तो क्या ही लीक करेगा। तो Eg इक्वल टू वी टी के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज द सिंपल फेजर डायग्राम ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट। नाउ अगर हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बनाने की, तो इसमें देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। हमने क्या करा, फील्ड अप्लाई करी, फील्ड फ्लक्स फाई है, नाउ इससे 90 डिग्री लैग करता हुआ आ जाएगा जनरेटेड वोल्टेज Eg। अब क्योंकि हमारा जो अभी हमने पीछे देखा कि शॉर्ट सर्किट के केस में जो सर्किट होता है मशीन का अल्टरनेटर का, वो एज एन इंडक्टिव लोड की तरह वर्क करता है, प्योरली इंडक्टिव। तो यहाँ से 90 डिग्री लैग करता हुआ करंट आ जाएगा, तो वोल्टेज जो इंड्यूस होगा उससे 90 डिग्री लैग करता हुआ करंट आएगा IA। ठीक है, क्लियर हो गया, दिस इज योर आर्मेचर करंट। ना इस आर्मेचर करंट की वजह से एक फील्ड फ्लक्स आएगा पिक्चर में, जिसको हम कहेंगे फाई ए, आर्मेचर फ्लक्स, सॉरी फील्ड फ्लक्स नहीं, आर्मेचर फ्लक्स फाई ए। अब ये फाई ए और ये फाई एफ एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऐसे केस में जो रिजल्टेंट, अब एयर के अंदर, एयर गैप के अंदर जो नेट फ्लक्स बचेगा वो फाई एफ माइनस फाई ए बचेगा। तो अब हुआ क्या, हमने लगाया था फील्ड फ्लक्स बहुत ज्यादा, उसकी वजह से आना चाहिए था Eg, पर क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ये फाई आर जो रिजल्टेंट है वो सिकुड़ गया है, तो इसकी वजह से जो जनरेटेड वोल्टेज था Eg वो भी सिकुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा Eg डैश, यानी कि डाउन हो गया। तो नेट वोल्टेज जो OCC में मिल रहा था ना, आपको याद होगा VOC जो हम लोग निकाल रहे थे, तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में जो Eg मिल रहा था, ये दिस इज इन OCC, वो अब कितना हो जाएगा इसमें, सबसे पहले तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सिकुड़ के हो जाएगा Eg डैश। ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। पहली बात तो ये चेंज आया ना। अब क्या होगा, ये तो हो गया जनरेटेड वोल्टेज, लेकिन जब हम टर्मिनल की बात करते हैं तो भाई वोल्टेज ड्रॉप भी तो होगा बिकॉज ऑफ आर्मेचर इंपेडेंस RA एंड XAL। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर RA को हम नेग्लिजिबल भी मान लें तो इंपेडेंस तो है ही पिक्चर के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होगा, फर्दर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा VT। और ये क्यों होगा, VT हमें मिलेगा, फर्दर वोल्टेज ड्रॉप होगा ड्यू टू लीकेज ड्रॉप, और ये कितना होगा, ये होगा IXL। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, IAXAR, और लीकेज की वजह से कितना ड्रॉप होगा, IAXL। समझ में आ रहा है, तो लीकेज वाला। सो दिस इज द होल केस। तो जनरेट हुआ OCC में, यानी कि जब तक आर्मेचर करंट नहीं आया था तब तक जनरेट हुआ Eg, आर्मेचर करंट वो भी डीमैग्नेटाइजिंग होने की वजह से ये रिड्यूस हो गया Eg डैश। और फिर क्या हुआ, क्योंकि हमने जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा तो लीक भी होगा कुछ, तो लीकेज की वजह से जो ड्रॉप होगा वो होगा VT। तो अल्टीमेटली दिस वन इज योर रेटेड टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर हो गया, यहाँ पे ये हमें मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज, रेटेड नहीं कहूंगा, टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। नाउ अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि अगर एक ही में बना लें OCC और VC को, तो अगर हम SCC कर्व को, यानी कि शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और ओपन सर्किट को एक ही साथ बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके की बनेगी। यहाँ पे मैंने दो पैरेलल एक्सेस ले रखी, एक तरफ वोल्टेज की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं आर्मेचर करंट की, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हो तो IF और IA की जरूरत होती है, और OCC में V फेज एंड IF की जरूरत होती है। तो IF कॉमन है लेकिन दोनों Y एक्सिस अलग अलग हैं। नाउ अब यहाँ पे हमने फील्ड करंट IF नॉट ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, जिसपे मुझे जनरेटेड वोल्टेज मिलेगा। एक IFSC मार्क कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे ये IFSC हो गया, जिसपे मुझे क्या मिलेगी, रेटेड करंट मिलेगी, आर्मेचर करंट। सो दिस इज द कंप्लीट कर्व। बहुत सारी बुक्स में डायरेक्टली ये कर्व दे रखा होता है, तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा, और कहाँ ये कर्व क्या क्या चीजें बता रहा है ये चीज आपको क्लियर हो गई। सो दिस इज द होल कर्व, SCC प्लस OCC कर्व इन अ सिंगल प्लेन। ठीक है, क्लियर हो गया। ना अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजन करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको दे के जा रहा हूँ। मान के चलते हैं अगर हम एक सिंपली एक ही कर्व के अंदर दोनों बना रहे हैं, तो अभी हमने देखा था कि मान के चलते हैं IF नॉट क्या है, ये वो फील्ड करंट है जिसपे मुझे रेटेड वोल्टेज OCC में मिल रहा है, VOC मिल रहा है। ठीक है, नाउ अगर हम इसी कर्व के अंदर हम बात करते हैं फील्ड करंट जिसमें मुझे रेटेड आर्मेचर करंट मिलेगा IAR, तो हम मान के चलते हैं दिस इज योर IFSC और यहाँ पे IR मिलेगा। ना बहुत सारे लोगों ने बुक्स में ये वाला कर्व देखा होगा, ठीक है, यस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बुक में ये वाला कर्व भी देखा होगा जिसमें IFSC पहले आता है IF नॉट से। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि हम लोग जनरली मिस कर देते हैं। तुम अभी किसी भी बुक का न्यूमेरिकल खोलना या कोई भी बुक खोलना, तुम्हें ये दोनों कर्व मिल जाएंगे। एक कर्व ऐसा होगा जैसा कि लेफ्ट वाला है यहाँ पे, जिसके अंदर हमें IFSC बाद में मिलेगा IF नॉट के, और वहीं पे दूसरा कर्व होगा ऐसा कर्व न्यूमेरिकल्स में या मशीन की बुक में जिसमें IFSC पहले मिलेगा IF नॉट से। ठीक है, तो भाई इन दोनों में से सही कौन सा है, क्या लेफ्ट वाला सही है राइट वाला? तो आंसर है ये दोनों ही कर्व अपनी जगह सही है। ये IFSC IF नॉट से पहले होगा या IF नॉट के बाद होगा, ये बहुत सारी चीजें कन्वे करता है। और
अगर हम लेफ्ट वाले कर्व की बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे खास बात क्या, IFSC बड़ा है IF नॉट से। और राइट वाले कर्व की बात करते हैं तो IFSC यानी कि वो फील्ड करंट जिस पे रेटेड आर्मेचर करंट मिल रही है IAR, वो कम है कंपेयर टू द वो फील्ड करंट जिस पे मुझे रेटेड वोल्टेज मिल रहा है EG नॉट। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई ना। यहाँ से जन्म होता है शॉर्ट सर्किट रेशियो का, यानी कि यहां से इस सिंपल सी चीज से कि IFSC बाद में आएगा IF नॉट के, या IFSC पहले आएगा, या कह सकता हूं कि फील्ड करंट जिस पे रेटेड वोल्टेज मिल रहा है वो ज्यादा होगा, या फील्ड करंट जिस पे शॉर्ट सर्किट रेटेड करंट मिल रही है वो ज्यादा होगा। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट रेशियो एक आता है पिक्चर के अंदर, जो पूरी कहानी बदल के रख देता है, और जिससे मशीन का सिलेक्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट मिलती है, साथ ही साथ मशीन की इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी, लॉसेज, नॉइज, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक बताता है। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ जाते जाते 2 लेक्चर मैं सजेस्ट करूंगा, अगर वोल्टेज रेगुलेशन जानना चाहते हो अल्टरनेटर के बारे में तो ये जरूर देख लो, क्योंकि अभी इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे जब मेथड बताएंगे। तो राइट वाला लेक्चर देखो, वहीं पे लोड का क्या असर होता है वोल्टेज रेगुलेशन पे, इसको अगर जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाला वीडियो क्लिक करो। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।